अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 यह है काइनेमैटिक्स 2। इसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ का होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और हम किस तरह से ग्राफ को बना सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ क्या है कि एक ये रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स और वाई एक्सिस में दो क्वांटिटीज की, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। और इंडिपेंडेंट को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। A graph is a mathematical tool or technique to show visually the relationship between two or more quantities। 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई जी उसमें एक्सिस होते हैं इस तरह से। The quantities are always expressed along horizontal axis और x axis, इस पे हम independent, and vertical axis और y axis इस पे हम dependent लेते हैं। These two relationships show how x axis change, y axis is the visual representation which tell us the information which is conveyed। यानी हम दो क्वांटिटीज जैसे गाड़ी की स्पीड और एक्सेलरेशन का भी ग्राफ हो सकता है, उनमें क्या फर्क है, किस तरह से वो चेंज हो रही है, उसको शो करते हैं। इन फिजिक्स we look at trends, therefore graphs are the best fit curves or lines of the data points and therefore a continuous curve। कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कर्व होती है जब स्पीड वगैरह चेंज हो रही हो। In biology, on the other hand, we are looking at living specimens, therefore the line is plotted data point or two data point। Shapes of graphs, ये दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन तिरछी आपको नजर आ रही है। अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस वाली चीज जो है ना, वो टाइमली थोड़ी सी इस तरह से इंक्रीज हो रही है कि वो कांस्टेंट भी है, तो वो इस तरह का ग्राफ होता है। और एक वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो वो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होती है। अब प्रोपोर्शनल क्वांटिटी इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू another will give a straight line। For example, a body moving with constant speed with respect to time, उसका ये ग्राफ होगा। A quantity constant with the time will also give a straight line, but one which is parallel to x-axis। For example, the position of a book at rest with respect to time। अब कर्व भी दो तीन किस्म की होती हैं। अब ये कर्व है, ये नीचे से ऊपर को जा रही है, इसी तरह ऊपर से नीचे को भी कर्व आती है। ये ऊपर से नीचे को स्ट्रेट लाइन आ रही है, और नीचे है ये देखें कर्व आ रही है ऊपर से नीचे को। तो इस तरह दो तीन किस्म की कर्व होती हैं, हम उसको पढ़ेंगे। A quantity which increase with time but not at a constant rate। जैसे गाड़ी की स्पीड जो होती है वो अगर इंक्रीज हो रही है, पहले कम थी फिर ज्यादा फिर और ज्यादा, तो उसका ग्राफ इस किस्म का होगा। यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे उसकी वो डिस्टेंस होगा, तो वो स्पीड हम उसको बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वांटिटी विच डिक्रीज, अब जैसे गाड़ी एक पीक की स्पीड पे चली गई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू होती है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू होती है, और फिर वो जाके बिल्कुल रुक जाती है। वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लेकिन वो ऊपर से शुरू होकर वो नीचे को खत्म हो रहा होता है। अ क्वांटिटी विच डिक्रीजेस विद द टाइम एट अ कांस्टेंट रेट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल वंस ब्रेक्स आर अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये उसका शो हो रहा है। अब यह है कि हम ग्राफ किस तरह बनाते हैं, उसके पॉइंट्स हैं। स्टेप्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो हमने चूज करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी है वो एक्स पे लेंगे और कौन सी क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। चॉइस ऑफ वेरिएबल्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मींस व्हिच क्वांटिटी इज टू बी रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अलोंग विद इट्स यूनिट। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि हमने उसकी स्केलिंग करनी है, यानी उस पे ग्राफ पे जो दो पॉइंट्स, जैसे कि हम ग्राफ पेपर लेते हैं उसमें बॉक्सेस होते हैं, उसको किस तरह से स्केलिंग करनी। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल स्केल, स्केल मीन्स अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द ग्राफ। Scale should be chosen so that the extreme data points occupy 2/3 of the graph area। This allows us to extrapolate with the relationship would be beyond the data points, that is predict what if। यानी हर इस किस्म का होना चाहिए कि हम उससे सही से हमें नजर आ रहा हो और उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। एक्सेप्टेबल स्केल्स जो होते हैं हम किस किस्म के ले सकते हैं,
वो ये इधर ने बताए हुए हैं कि एक्सेप्टेबल स्केल डिवीजन आर मैग्नीट्यूड ऑफ 1, 2, 4 and 5 पर बॉक्स। नॉट एक्सेप्टेबल स्केल कौन से होते हैं? 3, 6, 7, 8 and 9 पर बॉक्स, एज दीज आर डिफिकल्ट टू प्लॉट और रीड। क्योंकि 5-5 का, 2-2 का, 4-4 का गैप पढ़ना आसान होता है, ये मुश्किल होता है। प्लॉट द पॉइंट्स, अब हमने एक दफा वो कर लिया होता है ना, स्केलिंग कर ली होती है, फिर हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ग्राफ का एक्स और वाई एक्सिस का डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमने डॉट्स लगाने होते हैं। ये पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट है 2, 3 है, एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे डॉट लगा लेते हैं, फिर अगला डॉट, फिर अगला डॉट, फिर हमने उन डॉट्स को मिला के एक ग्राफ बनाना होता है, चाहे वो कर्व बन रहा है चाहे वो स्ट्रेट लाइन। Points are plotted to represent the data available. Join the points to indicate trend by making a best fit curve or straight line. स्ट्रेट, अगर हमारा एक आधा पॉइंट स्ट्रेट लाइन से बाहर भी हो ना, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन बना लेते होते हैं, अगर मैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो है ना स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। गिव अ सुटेबल टाइटल मीन विच व्हाट इज प्लॉटिंग अगेंस्ट इट। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को होता है वेलोसिटी का ग्राफ, तो हम उसको वेलोसिटी ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह सकते हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो है हम उसको नाम दे, जैसे give a suitable title mean what is plotting against what is that is distance time graph or a velocity time graph। mention the scale, हमने जो भी वो लिखना होता है ना कि ये इसकी वैल्यू स्मॉल बॉक्स या बिग बॉक्स की 2 है या 4 है या 5 है, तो हमने वहां पे स्केल मेंशन भी करनी होती है ग्राफ पेपर पे कि इसकी ये हमने स्केल नहीं दी है। One small box along y-axis represent 1 centimeter and one small box on along x-axis represent 2 seconds। तो इस तरह हमने जो भी मेंशन किया हमने लिखना होता है। फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो कोई फिजिक्स का ग्राफ है उसके यूनिट्स हैं तो हमने उसके साथ उसके यूनिट भी मेंशन करने होते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ जैसे लिखा है कि सेंटीमीटर, तो इस तरह यूनिट भी बताएंगे। Mention the physical quantity and scale along each axis, for example, distance by meter. Plot the points to get a curve or a straight line. अब रिलेशन क्या क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, या जो इस किस्म की कर्व हो जो ऊपर को जा रही हो, वो होती है डिक्रीजिंग। और स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे को हो या कर्व इस किस्म की हो कि वो कम हो रही है, वो डिक्रीजिंग या इनवर्स होता है। Direct to increasing proportion means that an object starts from rest when its distance and time is 0, and after some time its velocity is increasing with the increase in distance. And the time then there would be a straight line which shows a direct or increasing proportion, जैसे कि हमने शुरू वाले ग्राफ्स में देखा था स्ट्रेट लाइन वाला। इसी तरह inverse or decreasing proportion means that an object is moving with constant velocity and suddenly brakes are applied. Then the velocity is decreasing as the distance and time increasing, which show us inverse or decreasing proportion। यही वो गाड़ी की एग्जांपल है कि जब हमने गाड़ी या बाइक कुछ भी चलाया है, पहले उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या हमारी डेस्टिनेशन आ गई, जहाँ मंजिल आ गई, हमने रुक जाना है, तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रुकती है, तो वो जब रुकने वाली स्पीड क्या होगी, वो डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन वाली आ जाएगी, और जब वो हमने चलाना शुरू की है, वो बढ़ रही है, तो वो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ये दोनों की इसने एग्जांपल दी हुई, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। सम टाइम एक्सेलरेशन माइट हैव नॉट कांस्टेंट विद टाइम, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब कभी नहीं भी कांस्टेंट होता, जैसे हमें दरमियान दरमियान में स्पीड रोकनी पड़ती है, फिर तेज करनी पड़ती है, जैसे स्पीड ब्रेकर्स आ गए हैं, या आपको सिग्नल्स पे रुकना पड़ गया, लेकिन आपने बाइक बार बार चलानी है, गाड़ी बार बार चलानी है, तो वो फिर कांस्टेंट नहीं होता, उसका कर्व में ग्राफ आता है, ये डिक्रीजिंग में और ये इंक्रीजिंग में। सम टाइम एक्सेलरेशन माइट हैव नॉट कांस्टेंट विद टाइम, सो वी हैव कर्व्स अपवर्ड is increasing proportion and curve downward showing decreasing proportion। distance time graph, ये है डिस्टेंस अगर टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ, अगर वो एक ही डिस्टेंस से जा रहा है, मतलब एक ही स्पीड में जा रहा है, जैसे गाड़ी की स्पीड या बाइक की स्पीड जो है वो 20 के 20 ही रही है थ्रू आउट द स्पैन,
जब हमने नोट करना शुरू किया तो वो इस किस्म का कांस्टेंट ग्राफ आएगा। If the distance is increasing with respect to time, then we have a straight line as shown below. इसको if the object is moving with constant speed, then we have the graph shown below. जैसे कि ये rate of change और स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप निकालनी होती है ना, जैसे हमने अगर इसकी स्लोप निकालनी है या इसकी स्लोप निकालनी है, हमारी मर्जी, हमने कोई से भी दो पॉइंट्स यहाँ से लो, दो, या इधर से दो ले लो, या कहीं से भी लो। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है उसकी स्लोप हमेशा सेम आएगी। दो पॉइंट्स लेने होते हैं हमने, उसका ये जो पॉइंट है उसका y वाला, इधर से भी y वाला, ये y2 होगा, यहाँ वाला y1 होगा, इसी तरह ये x2 होगा, ये इधर x1 होगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होती है स्लोप ऑफ द ग्राफ, या आप उसको रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम है तो हमें वेलोसिटी या स्पीड देगा। इसी तरह अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमें उसका एक्सेलरेशन बता देगा। Finding the rate of change or slope of a graph, here we have defined the slope change in the value of y-axis with respect to x-axis। ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है कि दो हमने पॉइंट्स ले लेने चाहे हम कहीं से भी लें, शुरू से वाले दो ले लें या एंड वाले दो ले लें, इसका आंसर हमेशा बराबर आता है क्योंकि हमने ग्राफ की स्केलिंग की होती है। लेकिन जो हमारे पास कर्व में होता है ना, उसका आंसर सेम नहीं आता हमेशा, उसका डिफरेंट होता है। तो हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट कर्व से ड्रॉ किया जाता है और उस टेंजेंट के ऊपर से हमने इसका लेना होता है आंसर। जैसे कि यहाँ इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये, तो उसके ऊपर से दो पॉइंट लिए। Graphs allow us to derive empirical relationship between the quantities represented on the axis। empirical इसमें से हमने आंसर निकाल लिया है। अब ये देखें, ये इधर वेलोसिटी था ना, इधर टाइम था, तो इसलिए वेलोसिटी इधर सिर्फ लिखा है चेंज इन वेलोसिटी है, और ये चेंज टाइम, ये हमें एक्सेलरेशन बताएगा। एज वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, सो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चंस हैं, व्हाट्स द स्टेट्स ऑफ बॉडी मोशन आर शोन बाय द फॉलोइंग फिगर। ये देखें, इसमें डिस्टेंस को, इसमें वेलोसिटी को। जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के लिहाज से। ये हमें क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में नहीं है, वो रुका हुआ है। अब इधर क्या है कि वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन है इस किस्म की, तो इसका मतलब ये है कि 20 की स्पीड से अगर जा रहा है तो वो 20 में ही जा रहा है, 30 में जा रहा है तो 30 में ही जा रहा है, उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। और इसी तरह उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है या जीरो है। Figure 1, the distance is not changing with time, the object is in a state of rest. Or figure number 2, the figure depicts the state of motion of a body starting from a particular point. Its velocity is not changing with time, that is, it is moving at a constant velocity. आगे क्या है, द फिगर ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये इस फिगर की बात की जा रही। अगर हम इसको गौर से देखें, ये है कि एक, ये वही चीज है कि हमने जब कोई चीज चलानी शुरू की, ए से बी तक उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, बी से सी तक क्या है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है, और सी से डी तक क्या है कि हमने क्या किया, ब्रेक लगा दी, वो रुकना शुरू हो गई है, यहाँ पे आके वो फिर जीरो हो गई है। पार्ट ए टू बी, वेलोसिटी गोज फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन वैल्यू। वही जो हमने बात की है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग है, यहाँ पे जी भी आना था जो कि मिसिंग है। Part B to C, velocity is not changing with respect to time, so body is in a state of motion at a constant speed। इसका acceleration constant भी इसको कह सकते हैं क्योंकि zero भी itself a constant value। Constant speed in a fixed direction, that is velocity is constant, acceleration is zero। Part C to D क्या है, velocity goes from a certain value to zero, velocity is decreasing with time, body is decelerating। डिसेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो डिसेलरेटिंग। व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव वेलोसिटी, रिटार्डेशन भी जिसको हम कहते हैं। रिप्रेजेंट दीज चेंजेस ग्राफिकली। नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है, जब ब्रेक्स लगती हैं, वेलोसिटी कम हो रही है। इसी तरह उसको ही नेगेटिव एक्सेलरेशन भी तब कहेंगे जब स्पीड कम हो रही होती है, एक्सेलरेशन कम होता है। नेगेटिव वेलोसिटी indicates that displacement is decreasing with time।
body is coming closer. Because acceleration is a vector, a negative acceleration shall have a direction opposite to the direction of the positive initial velocity. जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो पीछे को थोड़ा सा झटका लगता है, वो फील नहीं होता, लेकिन उसकी डिसलेरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव दूसरी साइड पर होती है. नेगेटिव एक्सेलरेशन नॉर्मली मीन्स दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, thus the slope of the velocity time graph should be negative. It is also called retardation. Because acceleration is a vector, a negative quantity. Negative acceleration shall have a direction always opposite to the direction of the positive initial velocity. अब ये देख लें, ये ऊपर से नीचे को ग्राफ बनता है, नेगेटिव वेलोसिटी का भी और नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी. अब नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिकेटेड इफ द स्ट्रेट लाइन और कर्व ऑफ द ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. अगर वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा तो फिर क्या होता है? ओरिजिन होता है 0 0, वो 0 से हमने नहीं बनाया हुआ इसलिए. When a straight line or curve does not pass through the origin, it indicates that there is residual value at the point. In a distance time graph, it would indicate that there is a small displacement when the timer was started. Example, a handicap of a 5 meter given to a weaker runner in a race. When the race started, he already have 5 meters covered. यानी वो पहले से शुरू होने के बाद हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, इसलिए 0 से नहीं. वरना अगर शुरू से शुरू करते तो वो 0 से शुरू होता तो फिर काउंट हो जाता. अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स, लेक्चर नंबर 4, काइनेमेटिक इक्वेशन. इक्वेशंस क्या होती हैं हमें, जैसे अभी हमने एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की बात की, तो यही एक्सेलरेशन को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफ से ही हम बनाते हैं ना. स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होती है? y2 माइनस y1. y2 माइनस y1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है ना. t2 माइनस t1 टाइम हो गया, तो वो a के बराबर है. तो a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, या वी एफ माइनस वी आई. वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी. वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. नीचे टाइम जो है वो उसका. तो ये क्या है? हम इसको ग्राफ वाली बात को ही इक्वेशन में भी बता सकते हैं और इक्वेशन के ही हम ग्राफ भी बना सकते हैं. द इक्वेशन ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ अ बॉडी बिहेव्स व्हेन इट इज मूविंग और एक्सेलरेटिंग. देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो नोन एज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दी थी. सिंबल्स यूज, सिंबल वी आई इनिशियल के लिए, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम और एस डिस्प्लेसमेंट का शो करता है. Taking 4 of these quantities, we can find one or other quantity. यानी एक हमें ना पता हो तो हम दूसरी बाकी मालूमात निकाल सकते हैं. There are certain conditions we do equation of motion. Motion will always be taken along a straight line. Acceleration will be constant. यानी इन equations के लिए कुछ restrictions हैं. Only the magnitude of velocity and acceleration will be considered. Initial velocity vi will be positive. Any quantity in the direction of vi will be positive. Any quantity in the opposite direction will be taken as negative. ये इसकी कुछ restrictions हैं. ये हमने हमेशा straight line बतानी है कि सीधा ही है वो. Acceleration को constant consider करते हैं. Magnitude लेते हैं, यानी हम 3, 5, 4 इस तरह की वैल्यू लेते हैं. इसकी डायरेक्शन नहीं बताते कि इस साइड पे है या उस साइड पे है, मतलब सीधा जा रहा है या जैसे भी. इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. तो ये हमारे पास कुछ है. अब रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. A constant velocity means that speed of the velocity is changing at a constant rate or constant acceleration. Implies a uniform rate of change of velocity. यूनिफॉर्म चेंज वेलोसिटी ऑफ टाइम का यानी एक डायरेक्ट रिलेशन है. अगर जितना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होता है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है. द लोंगर the acceleration, the greater the change in velocity. When a is equal to constant, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है. फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही वही जो भी मैं आपको कह रही थी कि a is equal to delta v over delta t. Suppose that a car is moving with the initial velocity vi, यानी गाड़ी जो है वो शुरू की कोई वेलोसिटी थी, चाहे वो 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 50, मतलब जो भी है वो वी आई है. आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी बिकम्स वी एफ. इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो जो भी है
वो vf है. The acceleration a is average acceleration because car is moving with uniform acceleration. उसका एवरेज होता है जब, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज को डेल्टा से भी शो करते हैं, डेल वेलोसिटी और ये डेल्टा वी. इसी तरह चेंज इन टाइम, डेल्टा टी. डेल्टा वी को हम वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हैं, और डेल्टा टी को हम खाली टी भी लिख सकते हैं अगर हम जीरो से शुरू कर रहे हैं. डेल्टा वही मैंने आपको कहा, ये चेंज के लिए यूज होता है. ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी ओवर टी. यहाँ से हम इसको रीअरेंज करें, यानी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ की वैल्यू आ जाती है वी आई प्लस ए टी. अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास वेलोसिटीज और टाइम हो, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. कोई भी एक चीज हमारे पास मिसिंग हो तो हम निकाल सकते हैं. आगे न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है. सपोज दैट अ बॉल इज ट्रेवलिंग एट अ 10 meter per second in a direction that we decided to call positive, and that 6 seconds later it is moving in opposite direction at 20 meter per second. What is the average acceleration of the ball? अच्छा, अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की है तो ये माइनस में होगी, ये वाली पॉजिटिव में है. टाइम हमारे पास 6 सेकेंड्स है, तो हमने यही इक्वेशन लगानी है. चाहे हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लें, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. हम डायरेक्ट ये भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकालना है. और अगर हम प्रॉपर रिलेशनशिप लिखना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं. वी एफ की जगह हम -20 लिखेंगे, इसकी जगह ये +10 लिखेंगे. ए हमने निकालना है और ये 6 था. ये देखें, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा. -20 -10 -30 हो जाएगा. और ये 6 से, ये था ना, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. माइनस वैसे का वैसे हो गया, और 6 5 30 होता है तो 5 आ जाएगा. ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि वेलोसिटी बाद में नेगेटिव हुई है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी डीसेलरेशन. Minus sign indicates acceleration is directed opposite to the direction of initial velocity. अब next उसने क्या दिया? Ball is thrown into the air with an initial upward velocity of 19.6 meter per second. What is the velocity of the ball after 2 seconds? What is the velocity of the ball at 4s? यानी उसने 2 दफा फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है. अब हमने A ball is thrown into the air था ना, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ये है, हमने ये लिख दी. टाइम भी लिख दिया 2 सेकेंड. अब क्योंकि ये मोशन जो थी ना अंडर द ग्रेविटी थी ना, तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड था वो ली. अब हमने वी एफ फाइंड करने. वी एफ इज इक्वल टू, हमें पता है वी आई प्लस ए टी है. तो यहाँ पे जब 2 सेकेंड उसने कहा उस पर निकालनी है, यहाँ 19.6, एक ही जगह -9.8 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया. वी एफ इज इक्वल टू 0. अब हमने जो 4 के लिहाज से उसने पूछा वो फार्मूला लगाया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. A body is moving with initial velocity vi. After some time t, its velocity becomes vf. We find the total distance as covered in the time t by the formula. Distance is equal to time multiplied by average velocity. S is equal to vt या vat, vav. vav एवरेज को शो कर रहा है. v एवरेज क्या होती है? vi प्लस vf ओवर 2. जैसे हमें पता है हमने दो चीज़ों का एवरेज निकालना हो तो इस तरह निकालते हैं. तो यहाँ से नेसिक इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अगर हम यूज़ कर लें तो ये इसका फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वो ये है. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ moving object is proportional to its average velocity and time as s is equal to v average multiplied by t. Generally s directly proportional होता है t स्क्वायर के. t क्या है? टाइम का स्क्वायर है. Velocity is proportional to time as well. v is equal to a multiplied by t directly if a is constant. Constant acceleration motion.
द फर्स्ट ग्राफ इज इंडिकेटिंग, अब फर्स्ट ग्राफ हम पहले देख लेते हैं। ये ग्राफ्स उसने कुछ शो किए हैं, ये है, ये है, ये है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट ग्राफ इज इंडिकेटिंग दैट हाउ द पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम ऑन द राइट हैंड साइड। Second graph of equation is given with the first part missing, shows the object start its motion from rest. ये देखें, ये 0 से शुरू होना है ना, इसलिए ये रेस्ट से शुरू हो रहा है। If it is sloping upward, indicating how distance or displacement is changing with time. In the second graph, we have a straight line which shows constant acceleration motion, because on the right hand side we have first equation of motion with zero initial velocity. In the third graph, acceleration is constant with respect to time. ये देख लें, ये तीनों ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। आगे है न्यूमेरिकल, आगे फिर से। अब ब्रिक होता है ईंट, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ब्रिक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा कि वो ईंट जमीन तक पहुंचे। बट विल बी इट्स वेलोसिटी बी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी इसकी वी क्या होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। जब हमें ना भी बताया हो ग्रेविटी का, हमें पता होना चाहिए कि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 है, हमें पता है क्योंकि उसको फेंकने से पहले वो रुकी हुई थी। तो हमारे पास ए जो है वो जी के बराबर है, वी आई उसकी 0 है, जिस हाइट उसने दे दी हुई है। तो हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगाएंगे, और यहाँ पे यहाँ से हमने एस यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लगा, और फिर हम इस इक्वेशन में पुट करके वी एफ निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें पुट किया, हमें टाइम निकाला कि वो 4 सेकेंड लगे हैं इसको। आप इसको जब रफ पेज पे सॉल्व करेंगे, अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ये कैसे किया। हमें वैसे भी आप देख लें कि ये 0 था, ये हिस्सा तो खत्म हो गया ना, सिर्फ ये हिस्सा बचा। इसमें 9.2 डिवाइडेड बाई 2 था ना, 9.8, तो ये 4.9 हो गया। इधर आके डिवाइड हो गया 16, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 4 सेकेंड आ गया। जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। नाउ थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन इसकी क्या होगी हमें पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ से टी क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। इसी तरह वी एवरेज होता है एस ओवर टी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है वी एवरेज वी एफ प्लस वी आई। यूजिंग दीज इक्वेशंस हमने ये किया कि वी एवरेज जो है उसकी जगह हमने वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू ये पुट की है। टी की जगह हमने ये पुट किया वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। जब हमने ये पुट किया तो ये देखें, हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो ये आ गया, और नीचे क्या है 2a। तो इधर से 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन है। दिस इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन initial velocity, final velocity, acceleration and distance, and is the required equation of motion. आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।